Hello, guys. How are you? We are here to study cell structure and function. First of all, subscribe our channel Social Studies Topper and don't forget to like it and share it and also click the bell icon to get our latest videos. So, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये तो रही हमारे वीडियोस के बारे में बातें। अब हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि एक क्लास 8 का एक चैप्टर है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है। और जैसे कि हमारा एक बिल्डिंग होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ईंट होता है, ब्रिक होता है, वैसे ही ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके भी तो कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जिससे कि ये बने होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो एक ह्यूमन ही क्यों ना हो। उनका भी एक सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे कि वो बने होते हैं। तो वही छोटा यूनिट जिसे हम लोग सेल कहते हैं उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। जैसे कि आप लोग हमारे फर्स्ट पेज पे देख सकते हैं, ये हमारा एक प्लांट सेल है जिसमें कि ये प्लांट सेल है। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है हमारा ओवम एंड स्पर्म। हाँ, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो ये ओवम है ये हमारे बॉडीज़ में ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, और जो ये स्पर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे हैं ये हमारे बॉडीज़ के सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। तो हम लोग यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें बॉडीज़ में सबसे ह्यूमन के बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है ओवम जिसे एग सेल कहते हैं। और स्पर्म जो कि स्पर्म होता है मेल गैमेट होता है, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन में। और ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये है हमारा न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन क्या है, एक नर्व सेल है जिससे कि मैसेजेस क्या होती हैं इधर से उधर ट्रांसफ़र होती हैं। और ये है हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्रोमोजोम्स। ये हमारा क्रोमोजोम्स है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर है 8 जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, सेल क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म which is typically microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus enclosed in a membrane। ये बता रहा है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ का। और ये क्या होता है, सेल जो होता है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसमें एक न्यूक्लियस होता है, कंट्रोल सेंटर। जैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर हमारा माइंड है, वैसे ही सेल का कंट्रोल सेंटर उसका न्यूक्लियस होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गन से बने होते हैं। और ऑर्गन किससे बने होते हैं, ऑर्गन जो होते हैं वो टिश्यूज़ से बने होते हैं। और टिश्यूज़ किससे बने होते हैं, और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से बने होते हैं। मतलब कि जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे सेल जो होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के होंगे, और वो किस लिए होंगे, एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए होंगे। और जैसे कि आगे बताए हुए, ऑर्गन आर मेड ऑफ स्टील स्मॉलर पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ऑर्गन जो है और भी इस छोटे पार्ट से बने होते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है एक ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, सेल होता है। आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और कैसे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में वही पढ़ने वाला है कि सेल को किसने और कब डिस्कवर्ड किया था। सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। एक रॉबर्ट हुक के साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सेल को पहली बार, जो कॉर्क होता है बार्क ऑफ द ट्रीज, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1665 में। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कॉर्क का पिक्चर। ये रहा कॉर्क का पिक्चर। कॉर्क सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने देखा कि ये कॉर्क सेल में क्या है, ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो आप देख सकते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन
इन्होंने इसी को नोटिस किया। अब हम लोग आगे चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सेल के बहुत सारे शेप हो सकते हैं और साइजेस हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अगले, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा WRBC है जिसका शेप स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब कि गोल, एक तरह का स्फेयर की तरह गोल। ये जो हमारा मसल है ये क्या है, स्पाइंडल शेप्ड है। स्पाइंडल शेप्ड कैसे होता है, ऐसे होता है स्पाइंडल शेप्ड। ये हमारे मसल जो है स्पाइंडल शेप होते हैं। और ये लॉन्ग ब्रांच्ड, लॉन्ग ब्रांच मतलब कि जो लंबा हो और थोड़ा सा उसमें से ब्रांच ब्रांच शाखाओं की तरह क्या हो, निकला हुआ हो। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्या है, शेप एंड साइज है हमारे सेल्स के अंदर। तो चलते हैं, लेट्स हम अपने टॉपिक की ओर फिर से। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हाँ, जैसे कि ये बोलना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल होते हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। जैसे कि आप एक बैक्टीरियाज को लीजिए, बैक्टीरियाज बस एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और जबकि हम ह्यूमन वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे, सब जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। हम उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल मतलब कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कौन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। मैं आपको अमीबा एंड पैरामीशियम की फोटोज दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये अमीबा है। ये क्या है, अमीबा। ये क्या है, अमीबा है। ये अमीबा है। और ये क्या है, पैरामीशियम है। ये क्या है, अमीबा। और ये क्या है, पैरामीशियम। तो ये अमीबा एंड ये पैरामीशियम और अमीबा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। Some cells are big enough to seen with the naked eyes या unaided eyes, मतलब कि खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। वहाँ पे हमें माइक्रोस्कोप्स की जरूरत नहीं है। हैंस एग इज एन एग्जाम्पल। जो हैन का मुर्गियों का जो अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है। समर सॉरी, वी आर नाउ some problem are there. Let's start again. The single cell of a unicellular organ performs all the basic functions performed by a variety of a cell in a multicellular organisms. जो ये कह रहा है कि एक सेल क्या होता है, वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है। जैसे कि हम अमीबा को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये रहा अमीबा। अमीबा जो होता है वो क्या करता है, फूड को क्या करता है, एक सीरोपोडिया मतलब फॉल्स पिट। ये जो इसके ये जैसे दिख रहे हैं ना, ये सब ये क्या होते हैं, सीरोपोड्स होते हैं। इन्हें सीरोपोडिया बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सीरोपोडियम। इन्हें सीरोपोडिया बोलते हैं, इन्हें सीरोपोडियम। ये क्या होता है, सीरोपोडिया का मतलब फॉल्स फिट। क्या, फॉल्स फिट। ये क्या होता है, फॉल्स फिट होते हैं। सीरोपोडिया मतलब फॉल्स फिट। सीरोपोडिया मतलब फॉल्स फिट। तो ये जो अमीबा होता है वो सीरोपोडिया को क्या करता है, ग्रो करके और अपने ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे चला जाता है। तो ये जो अमीबा जो होता है इस प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करता है। जब वो फूड को ऑब्टेन करता है तो इसे डाइजेशन के लिए भी चाहिए। तो डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करता है सेल के अंदर ही। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्रिएट करने वाला सेल का पार्ट कौन सा होता है। तो वो उनसे एंजाइम लेता है और अपना काम करता है और सेल फूड को डाइजेस्ट कर। अब भाई फूड तो डाइजेस्ट हो गया तो सब ऐसी तो कोई चीज़ नहीं बनी जिसमें बस फ़ायदा ही फ़ायदा, कुछ तो नुकसान होते हैं। तो जो डाइजेशन है उसमें भी कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे तो उनको भी एक्सक्रीट करने होते हैं। तो ये क्या करते हैं,
ये उस उनको एक्सक्रीट भी करते हैं। और वैसे हम लोगों में बस इन लोगों में कॉम्प्लेक्स नहीं है और हम लोगों में कॉम्प्लेक्स हो गया है। वही चीज़ हम लोग फूड को माउथ से लेते हैं फॉर फॉर्म डाइजेशन हमारे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक्सक्रीशन हो जाता है रेक्टम से या किडनी से। एक्सक्रीशन का काम होता है। तो बस यही कहना चाहता है कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है जीने के लिए, वह भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। सेल के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सेल के जो वो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, और स्मॉल साइटोप्लाज्म में जो क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सेल के जीवित रखने के लिए जो काम करती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम लोग सेल और ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और न्यूक्लियस, ये तीन मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा तुम्हारा साइटोप्लाज्म, तीसरा जो होता है तुम्हारा न्यूक्लियस। हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ये सेल है, ये सेल हो गया, इसका ये न्यूक्लियस, और ये जो है ये क्या हो गए, हमारे जेली लाइक सबस्टेंसेस हो गए। तो ये जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, हाँ, जो सेल होता है उसको क्या करता है, सेपरेट किए होता है किससे, आउटर मीडियम से या दूसरे सेल से सेपरेट किया होता है। ये क्या करता है, जो क्या होता है, इधर से उधर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सेल के अंदर, उसको भी कंट्रोल करता है। और ये जो साइटोप्लाज्म के जो अंदर मटेरियल्स होते हैं वो सराउंडिंग में जाके ना मिल जाए, उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, लेकिन प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी हम लोग देखते हैं उसको। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो देख सकते हैं आप लोग, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल होता है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग तो मूव कर सकते हैं एनिमल्स इधर से उधर से, लेकिन प्लांट मूव नहीं कर सकते, उनको एक ही जगह पे रह के धूप, बारिश, हवा को झेलना होता है। तो इसलिए सेल वॉल जो होता है इन सब सराउंडिंग से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी। साइटोप्लाज्म जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो जेली लाइक सबस्टेंसेस होते हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सबस्टेंसेस होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के नाम दिए हुए हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्या करता है, ये एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये बस प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, फूड को स्टोर कर लेना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में। राइबोसोम्स, ये भी राइबोसोम का काम होता है हमारे प्रोटीन को बनाने में। लाइसोसोम्स होते हैं, वो जो होते हैं क्या करते हैं, खराब मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करने में, डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम्स का क्या होता है, काम होता है। खराब जो मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर उनको कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम्स। अब वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो बहुत प्लांट सेल में बड़ा होता है जबकि एनिमल सेल में छोटा होता है। वैक्यूल जो होता है वो सबस्टांसेस को स्टोर करता है, जैसे कि फूड को स्टोर कर लेना, शुगर को स्टोर कर लेना, ये सब काम किसका होता है, वैक्यूल का होता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, जो चीज़ें बनती हैं सेल के अंदर उनको क्या करता है, उनको पैकेज करता है, उनको मॉडिफाई करते हैं, क्या करता है, मॉडिफाई करते हैं। और सेंट्रोजोम, जो सेंट्रोजोम होते हैं वो बस एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेंट्रोजोम का काम होता है सेल डिवीज़न को प्रमोट करना मतलब कि उसको आगे बढ़ाना। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि सेल ऑर्गेनेलीज को हम लोगों ने देखा। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए प्लीज़।
पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, चलिए बताइए सबको। हाँ सही बोला, आप लोगों ने बोला। क्या काम है इसका, एनर्जी प्रोड्यूस करना। प्लास्टिड का काम क्या है, फूड को प्रिपेयर करना और स्टोर कर लेना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। आगे आने वाले क्लासेस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 8 में इनके बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना बताऊँ, लेकिन मैं आपको इनके छोटे छोटे फंक्शंस बता देता हूँ, इनके मेन फंक्शन। जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। जो राइबोसोम्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। लाइजोसोम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो बेकार मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको कौन डाइजेस्ट कर सकता है, लाइजोसोम्स। और वैक्यूल का मैंने काम बताया कि जो सबस्टांसेस होते हैं स्टोर करने के लिए, उनका वो कौन करता है, वैक्यूल करता है। और गोल्गी बॉडीज़, जैसे कि मैंने बताया कि सेल में बहुत सारे स्मॉल सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनमें कुछ कुछ बनता होता है, तो उनको मॉडिफाई करना किनका काम होता है, गोल्गी बॉडीज़ का होता है। और ये जो होता है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो बस प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और जबकि सेंट्रोजोम बस एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और एक और चीज़, सेल वॉल भी बस प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल का फंक्शन अभी मैंने बताया था आप सभी को, कि ये सराउंडिंग जो होता है प्लांट को, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है या एयर प्रेशर होता है, उनसे क्या करता है, बचाने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा इनको दिया जाता है। इनमें एक्स्ट्रा ये सेल वॉल होता है, क्योंकि वो तो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हम एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वैसे वो नहीं कर सकते। अब अगला टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। Nucleus is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. It is generally spherical in the center of the cell. हम लोगों ने जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उससे क्या होता है, सेपरेटेड होता है। ये रहा हमारा क्या, ये रहा न्यूक्लियस। ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ये क्या है, मेम्ब्रेन है, जो कि इसको साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट रखता है। अब इसकी चीज़ें उसमें जाके मिल जाएंगी तो सेल का फंक्शन ख़राब हो सकता है ना, इसीलिए न्यूक्लियस के जो मटेरियल होते हैं उनको ये क्या करता है, सेपरेट करके रखता है साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस जो होता है जनरली स्फेरिकल होता है और सेंटर में लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। कई बार ये सेंटर में नहीं लोकेटेड होता है, जैसे कि प्लांट सेल में आप लोग देखेंगे, प्लांट सेल में ऐसे होता है, ये प्लांट सेल में इस किनारे लोकेटेड होता है। तो सो जनरली मैंने नहीं बोला कि ऑलवेज ये बीच में ही लोकेटेड होता है। अब बस इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज और हमारे जो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के चैप्टर के बारे में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।